नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, बिहार दरोगा 75 डेज की सीरीज में आपका स्वागत है। बिल्कुल आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं साइंस में। कल हम लोगों ने हीट को पढ़ा था, उम्मीद है आपने उसे देखा होगा। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप जाकर जरूर देख लें। ये साइंस सीरीज चल रहा है अभी, ठीक है, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बनता है उन्हें ही हम लोग कवर करेंगे, ना कि आईआईटी के लिए तैयारी करने लग जाएंगे, जो कि कई प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, तो वो हमारे काम का नहीं है। खैर, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका शेयर ही हमारा सहयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस, फिजिक्स, लाइट, माफ करें, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है करंट, विद्युत। देखिए क्या कहता है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, जो कि हीट भी एक प्रकार की ऊर्जा थी, कल हम लोगों ने देखा था, जो कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, विद्युत कैसे होता है? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाता है तो ही ये उत्पन्न होता है। ठीक है, आवेश, देखिए वह गुण जिस कारण कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या दो वस्तु के बीच में प्रतिकर्षण करता है, उसे आवेश या चार्ज कहते हैं। ध्यान रखना है, कोई दो वस्तु के बीच में, देखिए कोई दो वस्तु के बीच में आकर्षण, ठीक है, या कोई दो वस्तु के बीच में प्रतिकर्षण, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। तो ध्यान रखना है, आवेश के बारे में स्पष्ट रूप से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इन्होंने ही पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश एवं ऋण आवेश के बारे में बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ध्यान रखें, देखिए समान आवेश के बीच, समान आवेश सेम चार्ज के बीच प्रतिकर्षण मतलब दोनों दूर भागेगा, और विपरीत आवेश के बीच अट्रैक्शन, आकर्षण होता है। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक चार्ज, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र पर ही पड़ता है, जबकि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है उसका इफेक्ट विद्युत और चुंबकीय, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। केवल विद्युत, या ऐसे पूछ ले कि विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करने कौन कर सकता है, तो गतिशील आवेश, मूविंग चार्ज पार्टिकल। स्टैटिक आवेश केवल विद्युत उत्पन्न करता है, तो ध्यान में रखना है। अब आगे देखें, देखिए क्या कह रहा है, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, आवेश बराबर धारा गुना समय, इसका मात्रक ध्यान रखना है, कूलम होता है, कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात की जाए तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये प्रोटॉन पर होता है, केवल यहाँ पर प्लस होता है, तो ये ध्यान में रखें। आवेश को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो ध्यान क्या रखना है, आवेश को नापने में इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, आवेश को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, विद्युत धारा। ये विद्युत धारा क्या है? तो देखिए आवेश के बहने की दर, आवेश के बहने की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। हमें लंबा चौड़ा डिफिनेशन नहीं मारना है, क्योंकि वो हमसे पूछेगा नहीं। आप ये समझें कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ये जरूर रिलेशन पूछ सकता है एग्जाम में, ऑप्शन देके I बराबर कुछ दे सकता है, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आवेश की बहने की दर जब यहाँ देख रहे हैं तो इसी से पता चल रहा है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, प्रति मिनट या प्रति इकाई समय में कितना जो है आवेश बह रहा है, इसी का अनुपात विद्युत धारा कहलाता है, और इसका SI यूनिट एम्पियर है।
कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर है, जिसे ए से देखिए विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर और गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के बारे में क्या ध्यान रखना है कि ये छोटा से छोटा जो है फ्लक्चुएट को भी नाप सकता है, तो ध्यान रखें एमीटर और गैल्वेनोमीटर। अगला है विद्युत विभव। ये क्या कहता है? देखिए, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसका ऐसा यूनिट वोल्ट है। ध्यान रखिए, अगर पूछ ले विद्युत विभव का ऐसा यूनिट क्या है, तो वोल्ट है। और इसको किससे नापते हैं? तो इसे वोल्ट मीटर से नापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपना ओम का नियम। तो देखिए इस फिगर को जरूर आप ध्यान रखें, वी और आई के बीच में कैसा ग्राफ बनता है। ओम का नियम देखिए, भी समानुपाती आई कब? जब ताप और दाब में परिवर्तन ना हो। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जब ताप और दाब में परिवर्तन ना हो तो वी और आई के बीच में कौन सा संबंध सही है? तो ध्यान रखने, वी प्रोपोर्शनली टू आई। अब देखिए V इज इक्वल टू आर आई, जब इसको हटाते हैं तो ये R क्या है? R एक प्रतिरोध है। ठीक है, R क्या है? प्रतिरोध है। या फिर यहां से R इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? V बटे आई। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखें। V प्रोपोर्शनल टू आई कब? जब ताप और दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक देखिए क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखिए, प्रतिरोध को नापने के लिए व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। व्हिटस्टोन ब्रिज, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। ठीक है, व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रयोग क्या नापने के लिए करते हैं? तो प्रतिरोध को। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। ये सारा रिलेशन याद रखें, वी प्रोपोर्शनली टू आई या वी इज इक्वल टू आर आई, प्रोपोर्शनली हट गया और आर बराबर हो जाएगा वी बटे आई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं? तो देखिए चालक क्या है कि जिससे आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई एक बॉक्स है, यहाँ से आवेश आ रहा है और यहाँ निकल जाए, इसका मतलब ये चालक है। ठीक है, और जब इससे आवेश यहाँ से यहाँ नहीं निकल पाए तो वो अचालक है। तो क्या कहता है? जिससे आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे चालक कहते हैं। जैसे लगभग सभी धातुएं, नमक मिला पानी, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही पूछा गया है, नमक मिला पानी क्या है? चालक है या अचालक है? तो ध्यान रखना है, नमक मिला पानी, मानव शरीर, ये सारे क्या है? आदि चालक है। और सबसे सर्वोत्तम चालक का बात किया जाए तो ये है चांदी। ठीक है, हम हमारे अंदर से विद्युत धारा या विद्युत आवेश आसानी से प्रवाह हो जाता है। इसका एहसास आपको कई दफ़ा पहले हो चुका होगा अगर आप थोड़े इलेक्ट्रिकल दिमाग रखते हैं तो। नेक्स्ट क्या कहता है? अचालक। तो अचालक अभी देखा है जिससे आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, जैसे लकड़ी, रबर, कागज, शुद्ध आशुत जल, ये ध्यान में रखना है, ये भी पूछा गया। शुद्ध आशुत जल क्या है? चालक है या अचालक? तो अचालक है। ठीक है, देखिए विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कुछ कारण है, दोनों पूछता है। चालक पदार्थ की लंबाई पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है। आर प्रोपोर्शनल टू एल है। अब देखिए ज्यादा, ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा। ठीक है, लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा। अब आपसे कहीं पूछ लिया कि लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, तो समझ रहे हैं प्रतिरोध भी बढ़ेगा, या लंबाई घटा देंगे तो प्रतिरोध भी कम जाएगा। फिर क्या कहता है? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो होता है ये जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब देखिए क्या कह रहा है? एरिया अगर घटेगा, एरिया अगर कमाएंगे मतलब घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यहाँ रिलेशन दिख रहा है। और अगर एरिया को बढ़ाते हैं, एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ये रिलेशन आप ध्यान में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लंबाई के साथ प्रतिरोध का क्या संबंध है और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के, इस पर कई सारे प्रश्न आपको मौखिक रूप से ही बनते हैं कि ये कर दें, लंबाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध पर क्या होगा।
तो ये इन्हीं से आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला है घरों में बिजली की आपूर्ति। देखिए हमारे घरों में सामान्यतः 220 वोल्ट का करंट आता है और उसकी आवृत्ति जो होती है, ये पूछा गया है, आवृत्ति जो है ये 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है 220 वोल्ट की होती है और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी। और जो घरों में जो सप्लाई होने वाली धारा होती है वो एसी होती है। ध्यान रखें, ये सब क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जाता है, घरों में धुआं प्रभावित होने वाली धारा कैसी होती है, एसी डीसी। तो उस समय दोनों कन्फ्यूजन होता है कि क्या होता है एसी या डीसी। तो सीधा याद रखिए, घर में एसी लगता है तो एसी ही होगा, है ना। घर में हम लोग एसी लगाते हैं तो एसी ही होगा, घर में प्रवाहित होने वाली धारा एसी होती है। अब एसी क्या है, तो समय के साथ जिसमें फ्लक्चुएट हो, समय के साथ बदलने वाले धारा, रिक्वायरमेंट के साथ चलती है ये आपके इच्छानुसार। ठीक है, देखिए घरों में जो बिजली की आपूर्ति कौन करता है, तो ये ट्रांसफार्मर करता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर का आविष्कारक माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, सब ध्यान रखना है। ट्रांसफार्मर का आविष्कारक कौन है, माइकल फैराडे। अब ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिए कि ट्रांसफार्मर जो है ये विद्युत की आपूर्ति करता है हमारे घरों में, और हमारे घरों में जो करंट आता है वो एसी करंट आता है। एसी क्या है, तो ये टाइम के साथ बदलता है, समय के साथ बदलता है। ये ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये ट्रांसफार्मर करता क्या, तो ये ट्रांसफार्मर का एक ही मुख्य काम है, जो सबसे मुख्य काम है, जो कि कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है, ये केवल एसी को बढ़ाता या घटाता है। इस तरह में कई सारा ऑप्शन आता है, एसी को बढ़ाना घटाना, डीसी को बढ़ाना घटाना, एसी डीसी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो कंफ्यूज नहीं करना है, एसी को बढ़ाएगा घटाएगा कौन, ट्रांसफार्मर। ठीक है, और घर में प्रवाहित होने वाली धारा भी एसी होती है। मुख्यतः देखिए दो प्रकार है ट्रांसफार्मर का, सेटअप और स्टेप डाउन। देखिए सेटअप और स्टेप डाउन में बेसिक अंतर क्या है। सेटअप में क्या होता है, ये एसी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल की संख्या प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा होती है। देखिए ये प्राइमरी कॉइल है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, और यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल है। तो नंबर ऑफ कॉइल्स अगर टर्न्स अगर आप फिगर में आप देख रहे हैं तो प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी में है। ठीक है, तो जब ऐसा केस है तो यहाँ से जो है ये आप इनपुट है, आउटपुट में जो निकलेगा तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा करंट, एसी मतलब जो करंट अल्टरनेटिंग करंट है काफ़ी ज़्यादा निकलेगा। इसका अपोजिट जब प्राइमरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा होता है और सेकेंडरी में कम होता है, तो इसका प्रयोग करते हैं स्टेप डाउन का, मतलब देख रहे हैं डाउन घटाने के लिए, एसी को घटाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल से ज़्यादा होता है नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स, तो ध्यान में रखना है। जैसे अगर बात करें अपना मोबाइल चार्जर, वो इस पर ही वर्क करता है, ध्यान रखें। तुम लोगों ने देखा ट्रांसफार्मर दो टाइप का, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप क्यों, एसी को बढ़ाने के लिए, स्टेप डाउन क्यों, एसी को घटाने के लिए। स्टेप अप में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स प्राइमरी से ज़्यादा होता है, जबकि स्टेप डाउन में नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स सेकेंडरी से ज़्यादा होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, एसी को कम या ज़्यादा करना। एक क्वेश्चन आपसे बनता है, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो किसका बना होता है, तो ध्यान रखिए वो नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोर सॉफ्ट आयरन नर्म लोहे का बना होता है, जबकि इसका कॉइल जो है, अगर बात किया जाए इसमें जो कॉइल कुंडली होती है ये नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट देखिए, फ्यूज से एक क्वेश्चन बनता है कई दफ़ा कि फ्यूज तार जो है ये क्या है, तो ये सोल्डर, जो कि टीन एवं सीसा का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, टीन और सीसा का। अब पूछता है कि फ्यूज तार, जो फ्यूज वायर है, जो फ्यूज होता है वो कैसा होना चाहिए, तो फ्यूज का गलनांक कम होना चाहिए जबकि प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। यही आदर्श फ्यूज का क्वालिटी है, गलनांक कम होना चाहिए कि फट से कुछ मान लें गड़बड़ हो तो फट से गल जाए। ठीक है, और हाई रेजिस्टेंस को रोक सके, प्रतिरोध उच्च और
गलनांक कम। फ्यूज किस प्रकार से जुड़ा जाता है, तो सीरीज में जुड़ा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये दोनों पूछा गया है। फ्यूज कैसा होना चाहिए, तो गलनांक कम वाला, प्रतिरोध ज्यादा, और ये जोड़ा जाता है सीरीज में। विद्युत के प्रकार अभी हम लोगों ने देखा एसी और डीसी। एसी में क्या देखा था कि जो समय के साथ चेंज कर रहा है, देखिए आई और टी का रिलेशन में अगर देखें तो समय के साथ ये चेंज होता है। लेकिन डीसी डायरेक्ट करंट में क्या है, एकदम एक समान चले जा रहा है, तो ध्यान में रखना है। एसी क्या है, समय के साथ बदलने वाली धारा और समय के साथ नहीं बदलने वाली धारा, एक समान रहने वाली धारा डायरेक्ट करंट है। और घरों में एसी करंट फ्लो होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रांसफार्मर का क्या काम है, तो एसी की वोल्टता को बढ़ाना या घटाना। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है, हम लोग जानते हैं, बेसिक बेसिक बात ही पढ़ रहे हैं हम लोग। टंगस्टन को हम लोग डब्लू साइन से दर्शाते हैं, डब्लू से। इसका गलनांक लगभग 3500 होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। खोजकर्ता थॉमस एल्वा एडिशन। एक देखें, एक जो होता है हीटर, जो इस प्रकार से हीटर रहता है, हीटर का तार किसका बना होता है, ध्यान रखें नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। देखिए विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पड़ते हैं। अब आगे कहता है कि जब किसी यंत्र को लंबे समय तक चलाया जाता है तो वह गर्म हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध का बल इलेक्ट्रॉन के संचार को रोकता है, इसी वजह से वो हिट कर जाता है। और इस हिट पर जो है सबसे अधिक प्रभाव धारा का पड़ता है। ठीक है, अगर आप संबंध में देखें तो ये रिलेशन ध्यान रखें, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर आई स्क्वायर है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या है, धारा ही दिखाएगा। तो इस संबंध को ध्यान रखें, डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या प्रभाव पड़ता है या क्या संबंध है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अगला है अपना रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर एसी को किस में बदल दिया, डीसी में। कौन, रेक्टिफायर। एसी को कम या ज़्यादा कौन किया, ट्रांसफार्मर। ध्यान रखें। कैपेसिटर ये क्या करता है, तो विद्युत आवेश को संग्रहित, स्टोर करता है। विद्युत आवेश को संग्रहित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, कैपेसिटर। और विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता ये कैपेसिटेंस कहलाती है, विधारिता कहलाती है। ध्यान रखना है, आवेश को संग्रहित करने की क्षमता कैपेसिटेंस कहलाती है। इसका ऐसा यूनिट फराड है, ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट पूछ लेगा फराड। विद्युत शक्ति पावर बराबर W/T, कार्य बटे समय। एक और होता है पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट, P इज इक्वल टू V इंटू आई। इसका विद्युत शक्ति का सही यूनिट वाट होता है, वाट। ठीक है, अब देखिए P इज इक्वल टू V इंटू आई है, तो कुछ रिलेशन भी बना सकते हैं। जैसे आई आर बराबर क्या होता है, V/I, है ना, आर बराबर V/I, और आई बराबर V बराबर IR भी होता है। तो इससे इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि पावर बराबर आई स्क्वायर आर। क्यों, क्योंकि देखिए V की जगह पर IR अगर रख देते हैं, ध्यान देखिए, जैसे P बराबर VI यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दिए P बराबर VI। अब V बराबर IR होता है, ठीक है, तो P बराबर यहाँ V की जगह IR रख दिए, एक आई पहले से, तो आई स्क्वायर आर। ये पावर का रिलेशन है। अगला है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, P इंटू टी। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा जो है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। फिर देखिए यहाँ से इसको आई स्क्वायर आर टी हो गया। इसका ऐसा यूनिट किलो वाट आवर होता है, ध्यान देखिए, किलो वाट आवर। जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्व विद्युत से, जो कि आपका घटना चक्र, सार संग्रह, क्राउन वगैरह में दिया गया है। कहता है कि हाइड्रोजन लैंप का जो तंतु होता है वो टंगस्टन और सोडियम का बना होता है। हाइड्रोजन लैंप का जो तंतु, फिलामेंट, टंगस्टन, जिसको कि W से दर्शाते हैं, इसका 3500 होता है डिग्री सेंटीग्रेड, और सोडियम का बना होता है। 1 किलो वाट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा 1 किलो वाट बराबर कितना, तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल।
स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार के करंट की आवश्यकता होती है? तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है, दिष्ट धारा। डायनमो कैसे चेंज करता है? तो डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनमो। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। अब अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो ध्यान रखना है 10⁻6 ओम। ठीक है, नेक्स्ट कहता है प्रतिदीप्त बल्ब, फ्लोरोसेंट बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है मरकरी और नियोन को भरा जाता है। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहता है कि तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखना है, तापमान जब बढ़ेगा तो चालक का जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है। अगला कहता है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ध्यान रखना है आपको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदल रहा है? मोटर। डायनमो क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। कंफ्यूज कतई ना करें, आगे देखते हैं क्या कहता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो अतिचालक का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, कहता है कि अर्धचालक की चालकता कब अधिकतम होती है? ध्यान रखिएगा, अर्धचालक की चालकता 0 ताप पर अधिकतम होती है। ठीक है, अगला क्या कहता है, देखिए, चालक की लंबाई में वृद्धि करने पर प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, याद आया आपको? आर प्रोपोर्शनली टू एल, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। एक और रिलेशन पढ़ा था ये वाला, इनवर्सली 1/a। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है अगला पॉइंट। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो ध्यान रखना है, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है। अगर आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, तो मैग्नेटाइट को जो है प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। किसे? मैग्नेटाइट को, ध्यान रख लीजिए आप। अगला सवाल अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिए, क्रिश्चियन ओस्टेड ने। किसने? क्रिश्चियन ओस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। प्रेरित धारा की दिशा, अर्थात धारा किस दिशा में बह रही है? ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई दफा। प्रेरित धारा की दिशा को जानने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं क्या कहता है। देखिए, डायनमो और विद्युत मोटर, डायनमो और विद्युत मोटर ये दोनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर अपना डायनमो और मोटर आधारित है। अगला कहता है कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में चेंज करता है तो ऊष्मा की कोई भी हानि नहीं होती है। ध्यान रखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। नीचे में अगर इस क्वेश्चन के नीचे में अगर आप घटना चक्र में देखेंगे तो 50 जो परीक्षा का नाम लिखा हुआ है, झारखंड, यूपी, फलना, बीपीएससी, ऊष्मा का क्या होगा? कोई हानि नहीं होगा। आगे कहता है, देखिए, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। कब? जब दोनों समान विभव पर हो। आपस में जुड़ा दो वस्तु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। कब? जब दोनों समान विभव पर हो। सीएफएल का फुल फॉर्म देखिए, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। ठीक है,
आगे कहता है कि मोबाइल जो चार्जर है, अपना मोबाइल चार्जर, ये कैसा है, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि ये स्टेप डाउन होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई। ठीक है, स्टेप डाउन के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया। इसमें क्या देखा था कि नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स जो है इससे कहीं ज़्यादा होता है नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स। ये क्या करता है, एसी को बढ़ा देता है। ठीक है, अगला फैक्ट कहता है कि अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा। तो अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घट जाता है। ध्यान रखिएगा, अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घट जाता है। पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अर्धचालक की जो चालकता है वो अधिकतम कब होगी, तो शून्य ताप पर, नॉर्मल। कहता है चुंबक की आकर्षण शक्ति कहाँ जो है न्यूनतम होती है। तो जैसे ये कोई चुंबक है, इसकी आकर्षण शक्ति चुंबक के मध्य में न्यूनतम होती है। ध्यान रखिएगा, ये कोई चुंबक है, नॉर्थ साउथ दिखा रहा है। ठीक है, तो ये अगर नॉर्थ ये साउथ है, तो इसका जो बीच वाला भाग है यहाँ पर न्यूनतम होती है। तो दोस्तों, विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोगों ने यहीं पर कवर किया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर ही हमारा सहयोग है। धन्यवाद।